नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार की। बजट आएगा इसी हफ्ते, उस पर डिस्कशन होगा। जी की बात करेंगे और एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। थोड़ा सा आईपीओ को टच करते हुए वीडियो को खत्म करेंगे। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। अगर हम नॉर्मल टेक्निकल्स को देखें तो बाजार में कोई तकलीफ नहीं है। 21,352 बाजार अच्छे से खड़ी है बिना किसी दिक्कत के। नीचे से थोड़ी सी रिकवरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को भी मिली है। अगर आप देखना चाहोगे ये जो रिकवरी है ये कितने पॉइंट की है, तो आप यहाँ पर जब माउस का कर्सर ले करके आओगे तो जो आपको लो दिखाई देगा वो 21,250 का दिखाई देगा और जो क्लोजिंग है वो है 21,350 की। तो आप खुद ही समझदार हो कि बाजार ने नीचे से जो 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है वो क्यों दिखाई है। हाँ, बाहर से अभी संकेत कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम नॉर्मल क्लोजिंग की बात करें, क्योंकि भैया छुट्टी लंबी थी तो उस क्लोजिंग पे हम टेक्निकली बुरे क्लोज नहीं हुए थे। ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जील की। देखिए यहाँ पर जो गिरावट आई उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस आए कि क्या ये स्टॉक खरीदना चाहिए। देखो, जब भी कोई बड़ी डैमेजिंग न्यूज़ आती है ना, बिग न्यूज़ जिसको बोलते हैं एक एंगल से कि हिला देने वाली न्यूज़, तो ऐसे केसेस में जनरली जो भयानक वाला मोमेंटम आता है ना, कि जैसे कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई, स्टॉक 20% ऊपर चला गया या कोई स्टॉक 20% नीचे चला गया, सिर्फ न्यूज़ बेस्ड। ठीक है, जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई चेंज ना हुआ हो उस समय तक। ठीक है, ऑफ कोर्स जो न्यूज़ आई है वो फंडामेंटल्स को ही डैमेज कर रही है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अलर्ट किस सेंस में? फंडामेंटल सेंस में। अगर आपको टेक्निकल सेंस में यहाँ पर कोई बाइंग सिग्नल मिलता है, ऑफ कोर्स आप बाई कर सकते हो। थोड़ी सी लिक्विडिटी का इशू होता है, थोड़ी सी लिक्विडिटी का इशू होता है, ज़्यादा नहीं भैया, बड़ा स्टॉक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप यहाँ पर टेक्निकल लेवल पे ट्रेड ले सकते हो। फंडामेंटली आपको रिसर्च करने की ही ज़रूरत है, तो तभी आप बाइंग कीजिएगा जब आपको टेक्निकल सेटअप पे कोई बाइंग सिग्नल मिले। अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। भले ही ये स्टॉक एक दिन में भयंकर टूटा हो, अगर आप सब देखोगे हिल जाओगे भाई। इसीलिए बोलता हूँ एक ही स्टॉक में ना ही आपको ट्रेड करना है, एक ही स्टॉक में ना ही आपको पूरा पैसा डालना है। ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, एक दिन में 32-33% स्टॉक टूटा था। अगले दिन रिकवरी आई थी सिर्फ 6-7% की, लेकिन उसके अगले दिन भी ये स्टॉक ऊपर जो है रेजिस्टेंस ही प्राप्त किया है। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि इसने लो मारा था शायद 155 का। एक मिनट, यहाँ पर हम लो देख लेते हैं। 152 का लो था, क्लोजिंग 155 पे हुई थी, 152 का लो मारा था इसने, और कुछ ही दिन पहले ये 300 पे ट्रेड कर रहा था। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले ये स्टॉक 300 को टच किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 50% वहाँ से ये क्रैश कर चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ से आपको सीखने को मिल रही है कि यहाँ से अगर इस स्टॉक को वापस 150 से 300 जाना है ना, तो इसको 100% का रिटर्न देना पड़ेगा। दिस इज़ डाउन साइड, दिस इज़ दी डाउन साइड जब आप किसी एक स्टॉक में फंस जाते हो। ठीक है, इसीलिए जब भी किसी एक स्टॉक में पैसे डालने के बारे में सोचो ना, तो अपने आप को 2 एक्स्ट्रा वार्निंग दिया करो कि क्या ऐसा मैंने देख लिया है कि इस स्टॉक को मैं इतना पसंद कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार कोई आपका स्टॉक 30-40% गिर गया ना, फिर वापस उसको उठने में सिर्फ 40% नहीं उठना होगा। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आई होप आप सबने वो वीडियो देखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ऐसी जो दिक्कतें हैं किसी भी कंपनी के साथ कभी भी आ सकती हैं। हाँ, कुछ कंपनियां ज़्यादा वोलाटाइल होती हैं, कुछ कंपनियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो वहाँ पर ये सब होने का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि एकदम अवॉइड ही कर दो सभी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो अपने हिसाब से कॉमन सेंस लगा करके 5 स्टॉक में अगर आप डाले होते, अगर आपका एक स्टॉक 30% एक दिन में टूट भी गया तो आपका कितना नुकसान होता, समझ रहे हो ना। यानी कि आप 20% पैसा डालते, उसका 30% टूट जाता, तो नेट नेट आपको 6% का नुकसान होता। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में कोई भी पैसा डालने से पहले 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, तभी उसमें अच्छे से पैसा डालो। और फंडामेंटल एनालिसिस इसीलिए किया जाता है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हो, किसी भी स्टॉक में ऐसे ही घुस जाते हो, तो आपको तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। बाकी ये जो गिरावट आई है इसी को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट। हर किसी को इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग तो बन करके रहना ही चाहिए कि आप ऐसी किसी भी कंडीशन से आहत ना हो जाओ। ये नहीं कि 10 लाख रुपए हैं
तो आप पूरा एक ही स्टॉक में डाल दिए और एक दिन में आपका 3 से 4 लाख का नुकसान हो गया, तो आप एकदम डिप्रेशन में आ जाओ, एनसीएस हो जाओ। ऐसा मत करना अपने साथ कभी भी। मार्केट में जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। अदरवाइज आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जितना लेट ये चीज़ घटित होगी ना आपके साथ उतना दुख देगी, क्योंकि उतने बड़े पैसे पे आप रिस्क ले रहे होगे। क्योंकि आप धीरे धीरे मार्केट में पैसे ऑफकोर्स कमा रहे हो, तभी टिके हुए हो। और अगर टिके हुए हो और आज भी आप वही रिस्क ले रहे हो, कल भी ले रहे हो, तो जब आपके पास बड़ा फंड होगा, आपने यहाँ से शुरुआत करी, रिस्क लिया, पैसा बन गया, यहाँ पर शुरुआत करी, पैसा बन गया। लेकिन अगर यहाँ पर आपको झटका दे दी बाजार, तो भाई जो बनाए हो सब चला जाएगा। इसीलिए अलर्ट, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो इसीलिए काम आते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि भैया इंश्योरेंस करा लो, तो लोग कहते हैं क्या ही काम आएगा, लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। जब लग जाएगा तब क्या करोगे? तो थोड़ा सा समझा करो, समझने की कोशिश तो कम से कम किया ही करो। HDFC बैंक की बात करेंगे। देखिए, अगर आप प्योरली टेक्निकल्स को देखोगे तो जो मेरी समझ है, अगर आप सब मेरी मूविंग एवरेज वाली वीडियो देखे हों, 200 डेली मूविंग एवरेज, इसको ज़रा सा चेक कीजिएगा, RSI ज़रा सा चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सुपर ट्रेंड पे भी थोड़ा सा फोकस इसलिए करना है क्योंकि वो दिखाएगा कि इसका ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी देखिए, नीचे से यहाँ पर भयंकर वाली बाइंग आई थी, लेकिन वो ऑफकोर्स मार्केट के साथ आई थी। अभी ऊपर से ये गिरा है, एक स्टेबिलिटी ये स्टॉक में आएगी, उसके बाद ये स्टॉक आपको बढ़िया परफॉर्मेंस टेक्निकल चार्ट्स पे दे सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे बढ़िया परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको टेक्निकली बाई मिल रहा है, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, ये तो आप सब जानते हो। अकॉर्डिंग टू हम लोगों की एनालिसिस से ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बाकी आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है। आप सब खुद समझदार हो, इतना तो करोगे ही। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह लीजिए, तभी मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो ये स्टॉक टेक्निकली सही जगह पे खड़ा है, आप इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी नज़र इधर उधर घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए 2 स्टॉक्स के डिस्कशन। लिक्विडिटी से मुझे एक चीज़ याद आई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग SME IPOs में पार्टिसिपेट करते हैं ना, SME IPO, छोटे वाले IPO, समझ रहे हो ना, तो होता क्या है, वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू अगर आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। एक भाई साहब मान लो कि 100 पे कोई स्टॉक बेचना चाहते थे ना, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी उनका ऑर्डर ना 95 पे एग्जीक्यूट हुआ, ना 90 पे, ना 85 पे। उनको लगभग 16-17% के नुकसान पे स्टॉक को बेचना पड़ा है। अब ये स्टॉक ज़रूरी नहीं कि जिस दिन IPO की लिस्टिंग हो उसी दिन की मैं कहानी बता रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसे हो जाते हैं ऐसी कहानियाँ बन जाया करती हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सीधा सेंस ऐसा है कि अगर 10 लोग बाज़ार में हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और एक दूसरी बाज़ार में 100 लोग हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपका जो माल है वो यहाँ पर बहुत आसानी से बिक जाएगा, यहाँ पर कठिनाई से बिकेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर SME IPOs में पार्टिसिपेट कर रहे हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा करो, या फिर थोड़ा अपने आप को एक बड़ा रिस्की, बड़ा दिलदार वाला आदमी मान करके ही वहाँ पर घुसने की कोशिश किया करो, ठीक है। इतना तो करोगे, मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी FII का डेटा बिल्कुल आम सा है, कुछ खास है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 2144 करोड़ की बिकवाली करी है FIIs ने। अगर कुछ खास समझना भी है तो DIIs की बाइंग को कर लो, 3474 करोड़, लेकिन उनसे भी बड़ी बाइंग की एक्सपेक्टेशन कम से कम मुझे तो है बजट से पहले। अब बजट की बात करते हैं, और ये जो डिस्कशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए हल्लो दूसरी पेन लेते हैं। हाँ देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कि ये 2024 है, ये कौन सा साल है? इलेक्शन का ईयर है, ठीक है, इलेक्शन ईयर है। अब यहाँ पर सरकार का फोकस बिजनेसेस पे नहीं होगा, स्मॉल बिजनेसेस पे होगा, ठीक है, MSME जिसको बोलते हैं, इस पे होगा। उसके अलावा सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस करेगी, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि स्टॉक मार्केट के लिए कुछ अच्छी चीज़ सरकार बजट में आकर के देने वाली है। हाँ, सेक्टर वाइज, स्पेसिफिक सेक्टर वाइज चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आप कुछ खास एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये चुनावी साल है। अब मैं ऐसा क्यों आपको डिमोटिवेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जगह जगह से ये बातें बताई जा सकती हैं, बजट से पहले ये खरीद लो, वो खरीद लो, सब खरीद लो, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होकर के बाइंग करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है।
आप भी इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि सरकार को जो बड़ी पॉपुलेशन है, आप जानते ही हो कि एक बार सेट होता है, पहले तो टॉप 5% का, फिर टॉप 10% का, इसके नीचे टॉप 25% का मान लो, और उसके नीचे जो बाकी 75% है ना, सरकार इनके लिए बजट लाएगी। ध्यान रखिएगा, ये अप टू 25% है, ये अप टू 15% मान लो, ये अप टू 5% मान लो। तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि सरकार का फोकस अभी इन पे नहीं जाएगा, इस सेक्टर पे जाएगा। इस सेक्टर मतलब यहाँ पर आप जानते ही हो गांव ग्रामीण के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, और सरकार इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेगी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और सरकार को ऑफकोर्स वोट लेना है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो भी बनी हो अगर सरकार के लिए, और ये ज़रूरी नहीं कि हमको अगर एकदम सामने दिखाई दे जाए तभी हम माने, क्योंकि सरकार के फेवर में बहुत सारी चीज़ें और कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट भी होती हैं, और उसी को काटने के लिए सरकार इस सेगमेंट पर फोकस करती है, चाहे करंट गवर्नमेंट हो या कोई भी प्रीवियस गवर्नमेंट रही हो। तो आप सब कुछ खास उम्मीद मत कीजिएगा, ना ही टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद कीजिएगा। टैक्सेस आपको सबको भरना ही पड़ेगा, वो भी बड़ा वाला टैक्स जिसको सर पे आप बोझ समझ सकते हो। बोझ मत समझा करो, ऐसे समझा करो अपने देश की मदद कर रहे हैं, लेकिन कितना समझें यार, दिल दुखता है उससे। तो चलिए अभी देख लेते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन कहाँ है खुलने की, और आपको टेक्निकली किन लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो हमने बता दिया था बाजार टेक्निकली स्टेबल जगह पे खड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर क्या करना है, बाजार को आराम से इत्मीनान से खुलने दो। अगर वो आपको टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रांग दिखाई देती है, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं भी लोगे तो कुछ खास दिक्कत है नहीं। बहुत ही सिलेक्टिव रहना बाजार में, खासकर बजट से पहले। हाँ, एक आईपीओ आ रहा है, बहुत ही अच्छा आईपीओ है, BLS ई सर्विसेज करके शायद है, आप चेक कीजिएगा। काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं उस कंपनी की और फ्यूचर स्कोप बहुत बेहतरीन है। थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा BLS ई सर्विसेज पे। बाकी आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र तो जिंदाबाद होंगे ही, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नज़र घुमाइएगा, और वो आपको बढ़िया वाली सजेशन दे देंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।